Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो जो मुहिम हमने उठाई थी उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आज एक और नए लेक्चर को लेके आपके सामने आ चुका हूं, जिसमें आज हम समझेंगे फोर्स के कॉन्सेप्ट्स को। क्या है फोर्स, इसे डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा और इसमें जितने भी प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो और आप साइंस में फुल ऑन फुल स्कोर कर पाए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को, और आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर रखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में फैला भी दीजिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं फोर्स के साथ। फोर्स क्या है, देखिए यहाँ बोला गया है, फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट by which may move a body at rest or stop a moving body or change the speed of a moving body or change the direction of moving body or change the shape or size of the body। मतलब क्या कि अगर कोई मूविंग बॉडी है तो उस मूविंग बॉडी को हम फोर्स लगा करके उसको रोक सकते हैं। अगर कोई रुका हुआ बॉडी है तो उसको हम फोर्स लगा करके मूविंग में ला सकते हैं। हम फोर्स लगा करके किसी बॉडी के शेप को भी चेंज कर सकते हैं। हम फोर्स लगा करके किसी बॉडी के शेप को भी चेंज कर सकते हैं। हम फोर्स लगा करके किसी बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो इन सभी ये सभी क्या है, फोर्स के अफेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, नेक्स्ट अफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स के जो अफेक्ट है उसमें सबसे पहला है, फोर्स कैन मूव ए बॉडी एट रेस्ट। जो बॉडी अभी इस रेस्ट पे है उसे फोर्स से हम मोशन में ला सकते हैं। दूसरा क्या है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मूविंग है तो उसे हम रोक भी सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स किसी एक मूविंग बॉडी के स्पीड को भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मान लीजिए नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे हम ईस्ट के डायरेक्शन में भी भेज सकते हैं फोर्स लगा करके। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स लगा करके किसी बॉडी का शेप और बॉडी का साइज भी चेंज किया जा सकता है। तो ये सभी हो गए क्या, फोर्स के अफेक्ट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ ए फोर्स, फोर्स क्या होता है, तो फोर्स इज़ ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी एक ऑब्जेक्ट में आप फोर्स से पुल कर सकते हो या उस ऑब्जेक्ट को फोर्स से पुश कर सकते हो या फिर पुल भी कर सकते हो। फोर्स कॉज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट। और फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ जाती है। मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए पहले इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी में चेंज हुआ, इसी चेंज को हम कहते हैं एक्सीलरेशन। इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। और ये जो एक्सेलरेशन है ये क्यों प्रोड्यूस होता है, ये फोर्स के लगने की वजह से प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्चुअली में स्पीड अप होता है और इसका ही उल्टा रिटार्डेशन होता है, जिसको हम स्पीड डाउन करना कहते हैं। और फोर्स की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि फोर्स जो होते हैं वो मेनली दो टाइप के फोर्स होते हैं। एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सबसे पहले समझेंगे कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ़ टू फोर्सेस एक्टेड ऑन ए बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन इफ बोथ द फोर्सेस आर इक्वल। अगर दो फोर्स को मैंने एक बॉडी पे लगाया अलग अलग डायरेक्शन में और दोनों ही फोर्स क्या है, इक्वल है, मतलब जितना वैल्यू F1 का है उतना ही वैल्यू F2 का भी है, देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। तो बॉडी ना इस डायरेक्शन में जाएगा और ना ही इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं बोलूँ फोर्स रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। और ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। जबकि दोनों इक्वल फोर्स हो तो उसको क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको वो मोशन में नहीं ला सकता, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको वो रेस्ट में नहीं ला सकता। ये बैलेंस फोर्स की खासियत है। अगर ठीक इसके ही ऑपोजिट अगर हम बातें करें अनबैलेंस फोर्स की, तो ये क्या होती है, इफ़ टू फोर्सेज एक्टेड ऑन ए बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इफ one force is greater than the other, then the resultant force is not equal to zero. Such forces are called unbalanced force। अगर दो फोर्स मान लीजिए सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पर लगाई जा रही है और कोई एक फोर्स दूसरे फोर्स से बड़ी है, तो इसमें क्या होगा कि जो फोर्स बड़ी है उसके तरफ बॉडी का मोशन हो जाएगा। मान लीजिए मैंने माना कि F1 फोर्स इज ग्रेटर देन F2, दैट्स वाई द मोशन इज टुवर्ड F1। और ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा।
अनबैलेंस फोर्स चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी। अनबैलेंस फोर्स क्या करता है, बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को और मोशन को चेंज कर पाता है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, फिर हम लोग आगे बातों को करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी दिया गया है। अब यहाँ पर एक बॉडी है, एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का जो वेट है, पहले मैं आपको एक फोर्स का एक फॉर्मूला बता दूँ। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला मैं आगे आपको ड्राइव करूँगा, मगर मैं अभी आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को कर पाए। मान लीजिए एक 10 kg का ब्लॉक है। इस 10 kg के ब्लॉक पे मैंने इस डायरेक्शन से एक फोर्स लगाया 20 न्यूटन का। इस डायरेक्शन कितना का फोर्स लगाया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये इस डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन हो गई। अब या फिर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा और चेंज करता हूँ और इसको मैंने इस डायरेक्शन से एक फोर्स से रोकने की कोशिश करी, जो कि फोर्स है 10 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर ये F1 20 न्यूटन था और मैंने यहाँ पर F2 मान लिया 10 न्यूटन, तो F1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है F2। इसका मतलब कि बॉडी का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा, मोशन राइट साइड में हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, F1 माइनस F2 हम करेंगे ताकि हमें रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू मिल पाए। तो अगर आप F1 माइनस F2 करो तो F1 कितना है हमारा 10 न्यूटन, F2 कितना है हमारा, F1 कितना है हमारा 20 न्यूटन, F2 कितना है 10 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा हमारा वो आएगा 10 न्यूटन। कितना आएगा वो 10 न्यूटन। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, वो एक्सेलरेशन कितना, तो आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब अगर मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास। तो फोर्स हमारा कितना है रिजल्टेंट 10 न्यूटन एंड द मास इज 10 kg। सो आवर आंसर इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आवर आंसर। तो ये हमें एक्सेलरेशन भी मिल चुका है इस तरह से। तो इस तरह से देखिए एक क्वेश्चन भी पूछा गया है एनडीए एग्जाम में 2024 में पूछा गया था, रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था। बोला गया है ब्लॉक पी इज शो इन ए फिगर बिलो वेयर द इट इज एट रेस्ट, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बोला गया है कि एक ब्लॉक है जो कि रेस्ट पे है, इससे इस तरफ इस डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है 10 न्यूटन से और इस डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है 2 न्यूटन से। तो अगर मैं कहूँ तो इधर में अभी भी अगर मैं एक और 8 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, तब इधर में भी ये 10 न्यूटन हो जाएगा और इस साइड में भी ये 10 न्यूटन हो जाएगा। ये दोनों तो ऑलरेडी बैलेंस ही है। तो इस F को कितना होना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए, तो इस F को 8 न्यूटन होना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने इसका आसान सा आंसर भी ढूंढ लिया है, ऑप्शन सी, दैट इज़ 8 न्यूटन। ठीक है, चलिए मैं चीज़ों को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ और एक और क्वेश्चन से आपका मुलाकात हो चुका है। देखिए क्या बोला गया है, इफ़ 2 फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट मास। ठीक है, एक पॉइंट मास है, इस पर 2 फोर्स एक्ट किया जा रहा है जो कि 5 न्यूटन का है। इफ़ द एंगल बिटवीन द फोर्स इज 60 डिग्री, मतलब एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, और इन दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट मास हैज़ अ मैग्नीट्यूड क्लोज टू। तो जो नेट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए जब भी ऐसे करके फोर्स लगाए जाते हैं तो ये जो फोर्स है, मान लेता हूँ ये फोर्स कितने का है, ये फोर्स भी दोनों फोर्स 5 न्यूटन के हैं। ये फोर्स 5 न्यूटन का है और ये वाला फोर्स भी कितना का है, 5 न्यूटन का ही है। अब मैं इसको इस वाले फोर्स को इस वाले फोर्स का, इस वाले जो मैंने ब्लू से बनाया, इसका मैं कंपोनेंट तोड़ूंगा। कैसा कंपोनेंट तोड़ूंगा, मैं इसके 2 कंपोनेंट तोड़ूंगा। एक तोड़ूंगा जो थीटा के साथ होगा इधर, और एक तोड़ूंगा जो थीटा को ऑपोजिट होगा इस डायरेक्शन में। एक तोड़ूंगा जो थीटा का ऑपोजिट होगा इस डायरेक्शन में, जो कि ये क्या होगा, ये होगा F, मतलब वो वाला फोर्स इंटू कॉस थीटा। ये लिखने का तरीका है, थीटा के साथ वाले एंगल को हम कॉस थीटा कहते हैं और थीटा का ऑपोजिट वाले एंगल को हम साइन थीटा कहते हैं। तो अब आप समझिए, तो यहाँ पर ये क्या होगा, F कॉस थीटा। तो इस तरह से आपको कंपोनेंट तोड़ना भी आना चाहिए, मगर यहाँ पर हम कंपोनेंट बिना तोड़े भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर इधर में ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है और इधर में ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है और इसके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो हम इसको वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर में फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर में फॉर्मूला होता है, अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर फोर्स है तो फोर्स को लेके लिखता हूँ, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। जिसमें से F1 का वैल्यू कितना है 5 उसका स्क्वायर, F2 का वैल्यू कितना है 5 उसका स्क्वायर, और 2 इंटू F5 इंटू 5 इंटू कॉस इज़ 1/2 इंटू 1/2। इससे ये 2 से मैं इस 2 को कैंसिल कर सकता हूँ,
तो अंदर चीज़ें क्या रह गई, अंदर चीज़ें रह गई यहाँ पर 25, यहाँ पर भी 25 और ये भी 25। तो 3 टाइम 25 दैट इज़ √75। अगर आप √75 का रूट तोड़ो तो ये आएगा लगभग 8.6 के आसपास। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना हो गया, 8.6 इज़ आवर आंसर। तो बहुत ही आसानी से मैंने इसको वेक्टर नोटेशन से सॉल्व कर लिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि एनडीए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आसान कैटेगरी का क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूँ, कुछ खास इसमें था नहीं। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में आता हूँ जिसको हम कहते हैं ब्लॉक प्रॉब्लम। और ब्लॉक प्रॉब्लम काफ़ी बार एनडीए सीरीज़ के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं इन पे भी आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। मैंने काफ़ी क्वेश्चन इसके देखे हैं। देखिए ब्लॉक प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे सबसे पहले मैं आपको एक एक नंबर वाइज करवाता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए एक सिंपल ब्लॉक है आपके पास। अगर एक सिंपल ब्लॉक है, इसको एक सरफेस पे रखा गया है। चलिए इसको मैं एक सरफेस पे रख देता हूँ। अब इस ब्लॉक का जो वज़न है मानता हूँ 10 kg है, और इस पर जो हमने फोर्स लगाया है वो फोर्स जो है वो 100 न्यूटन का फोर्स है, और इस ब्लॉक का कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, तो एक बात याद रखिए, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास। तो जिसमें से हम कह सकते हैं कि हमारा फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया 100 न्यूटन और मास हो गया 10 kg। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, इस चीज़ को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो 10, तो आवर एक्सेलरेशन इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन को भी निकाल सकते हैं। अब अगर मैं सेकेंड नंबर पे लूँ और चीज़ों को ऐसे बताऊँ आपको कि ये एक ब्लॉक है, इसके साथ एक छोटा ब्लॉक रखा गया है, इसके साथ एक छोटा सा ब्लॉक रखा गया है, और इसका वज़न है 20 kg, इसका वज़न है 10 kg, और इस पर फोर्स अप्लाई किया गया है जो कि लगभग मान लीजिए आप 300 न्यूटन का फोर्स है। और अब इस पूरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। अगर आपसे वो एक्सेलरेशन पूछा जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय मास, टोटल फोर्स एफ नेट होगा। तो टोटल फोर्स कितना है, तो टोटल फोर्स आप लिखेंगे यहाँ पर कि 300 न्यूटन, और टोटल मास कितना है, तो टोटल मास है एम टोटल कितना है, तो ये 30 kg है। तो जो कि हमारा फिर से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप इजीली कर पाओ। नेक्स्ट अगर मैं इसी बात को मैं अगर थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ और मैं ऐसा अगर उसको बना दूँ कि ये 3 ब्लॉक है, मान लीजिए ये 3 ब्लॉक है जिसमें से 20 kg, 15 kg और 5 kg, और इधर से फोर्स लगाया गया 400 न्यूटन का, और इधर से फोर्स लगाया गया 200 न्यूटन का। तो अब अगर मैं पूछूं कि इसकी एक्सेलरेशन तो इस साइड में होगी, ये तो पक्का है। अब जो है फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स तो मैं निकाल ही सकता हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इससे एक्सेलरेशन निकालूँ तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स बाय एम टोटल, जो कि नेट फोर्स कितना हो गया 400, इधर से आने वाला 200 बाय एम टोटल 5 मतलब 40 kg, जो कि हो जाएगा हमारा 200 बाई 40, दैट विल बी अराउंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया। अगर इसी सिलसिले को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ, ये मैं थर्ड पॉइंट में इसको कंसिडर कर सकता हूँ, इसको मैं थर्ड पॉइंट कह सकता हूँ। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, फोर्थ पॉइंट में कहता हूँ कि ये एक ब्लॉक है और ये एक दूसरा ब्लॉक है। अब मैंने क्या किया, ये एक ब्लॉक और ये एक दूसरा ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स लगाया 60 न्यूटन का, और इसका वेट मैं लेता हूँ 20 kg, और इसका वेट ले लेता हूँ 10 kg। अब इसका मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, इसका एक्सेलरेशन तो हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं क्या कहता हूँ, ये ब्लॉक आपको ऐसा क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय 20 kg ब्लॉक ऑन 10 kg ब्लॉक। अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 20 kg ब्लॉक जो 10 kg ब्लॉक पर, मतलब क्या कि आपने जो 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपने जो ये फोर्स लगाया 60 न्यूटन का, हमने जो क्या किया, हमने ये वाला फोर्स लगाया 60 न्यूटन का, हमने जो ये वाला फोर्स लगाया 60 न्यूटन का, ये फोर्स के वजह से ही ये ब्लॉक मूव करा। मगर ये जो छोटा ब्लॉक है ये कैसे मूव करा होगा, इस छोटे वाले ब्लॉक ने, इस 20 kg वाले ब्लॉक ने
इस बड़े वाले ब्लॉक ने इस छोटे ब्लॉक को पुश किया होगा, तो इस बड़े ब्लॉक ने छोटे ब्लॉक को पुश किया, मगर वो फोर्स जो है वो 60 नहीं है, वो फोर्स 60 नहीं है, वो फोर्स कुछ और है। तो वो जो फोर्स है F2 कहेंगे उसको, वो F2 ही हमें निकालना है, वो F2 ही निकालना हम सीखेंगे। तो इसके लिए हम एक नए टाइप का एक सोल्यूशन को मैं आपको बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करो, इस 20 kg के ब्लॉक को बाहर बनाओ और इस 10 kg के ब्लॉक को बाहर बनाओ, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो ये जो 20 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया कितना, जो कि शायद 60 न्यूटन है, ठीक है 60 न्यूटन। तो इसके ऊपर F1 फोर्स लगा, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर F1 ने अप्लाई किया 60 न्यूटन, और इसको F2 ने रोका होगा किसी एक फोर्स से, और इसी F2 ने इसे पुल किया होगा। जो F2 ने इसको रोका क्या होगा, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट में थे, तो जो F2 ने इसे रोका होगा उसी F2 ने इसे पुल किया होगा, और इससे भी कुछ एक्सेलरेशन मिल गई, जो कि एक्सेलरेशन A है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही आसानी से निकालेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, F नेट बाई M टोटल, F नेट बाई M टोटल। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो हमारा F नेट होगा, F नेट कितना होगा, F नोट जो हमारा वो 60 था, और M टोटल था हमारा 20 और 10 30, 20 और 10 30। तो जो हमारा बहुत ही ईजिली यहाँ से कैलकुलेट करके मुझे मिल चुका है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन मिल चुका है। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन मिल चुका है, तो मैं यहाँ पर आराम से इस वाले ब्लॉक पे इस एक्सेलरेशन को 2 पुट कर दूंगा, तो मुझे यहाँ से फोर्स मिल जाएगा F2। तो F2 क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना है हमारा, तो ये फोर्स हो जाएगा मास 10 kg एंड एक्सेलरेशन 2। तो F2 जो है हमारा वो मिल गया 20 न्यूटन। इसका मतलब मैंने क्या पता लगा लिया कि बड़े वाले ब्लॉक ने छोटे वाले ब्लॉक को 20 न्यूटन के फोर्स से पुल करा है। बड़े वाले ब्लॉक ने छोटे वाले ब्लॉक को 20 न्यूटन के फोर्स से पुल करा है। तो इससे हमने कुछ चीज़ों को समझ लिया। अब मैं अगर आपको 5th पॉइंट में इसको समझाऊँ, इसी वाले कॉन्सेप्ट को मैं अगर और आगे लेके चलूँ, 5th कॉन्सेप्ट अगर आपको बताऊँ, तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसा एक टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा गया है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा गया है। इस ब्लॉक का वजन है 10 kg, इसके ऊपर 5, इसके ऊपर रख दिया गया 5 kg। तो अब अगर मैंने इस ब्लॉक को पुल किया एक फोर्स से, तो ये ब्लॉक जो उसके ऊपर जो ब्लॉक है, ये इसको मैं पूरा एक सिस्टम लेके चलता हूँ, एक पूरा एक सिस्टम लेके चलता हूँ, और मान लेता हूँ बीच में कोई फ्रिक्शन कुछ खास एक्ट नहीं कर रहा है, मत इतना है कि वो दोनों सेपरेट ना हो जाए। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स नेट बाय मास टोटल, फोर्स नेट बाय मास टोटल। तो आप यहाँ से ले सकते हो फोर्स नेट कितना हो गया हमारा, फोर्स नेट मैं यहाँ दे देता हूँ 30, फोर्स नेट हमारा हो गया 30 बाय मास 15, तो जो कि एक्सेलरेशन हमारा हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने आपको ब्लॉक ओवर ब्लॉक के काफ़ी कॉन्सेप्ट को समझाया है। अभी मैं इस पर और भी डिटेल में चलूँगा। अभी उससे पहले हम लोग फ्रिक्शन को समझ लेते हैं। फ्रिक्शन को समझ करके फिर मैं दोबारा इस पर आऊँगा और आपको चीज़ों को और भी ज़्यादा क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊँ, ब्लॉक ओवर ब्लॉक के प्रॉब्लम्स को मैं आपको थोड़ा और क्लियर करवाऊँ। क्या है, देखिए, अगर मैं आपको 3 बॉडी का एक ब्लॉक दे दूँ, चलिए हम लोग 6 नंबर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 3 बॉडी का मैंने आपको एक ब्लॉक दे दिया, 3 बॉडी का मैंने आपको एक ब्लॉक दे दिया। अब अगर मैं कहूँ अच्छे से, तो ये 20 kg का है, ये 10 kg का है, और ये 5 kg का है। अब हुआ क्या होगा, मैंने इस बड़े वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया है, मान लीजिए कितना kg का मैं फोर्स लगाऊँ, 75 न्यूटन का मैं फोर्स लगा देता हूँ। 75 न्यूटन का मैंने एक बड़े वाले बॉडी पे फोर्स लगाया है। तो बड़े वाले बॉडी पे जब मैंने फोर्स लगाया 75 न्यूटन का, तो इस पूरे ब्लॉक में एक एक्सेलरेशन आ चुका है, ठीक है। मैं उस एक्सेलरेशन को तो बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाई मास टोटल, नेट फोर्स बाय मास टोटल। तो नेट फोर्स कितना है हमारा 75, और सभी ब्लॉक का अगर मैं मास को अगर मैं काउंट करूँ तो ये कितना हो जाएगा 35। तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करता हूँ ताकि ये फ्रैक्शन में ना आए, ताकि हमें आसानी हो चीज़ों को सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैं फोर्स को 70 न्यूटन कर देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो आपको समझने में। तो फोर्स टोटल नेट हो गया 70,
और टोटल अगर आप मास को काउंट करो तो ये हो जाएगा 35 kg। तो एक्सेलेरेशन हमारा आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमारा एक्सेलेरेशन आ चुका है। अब अगर आप इस ब्लॉक का, अगर आप तीनों ब्लॉक का FBD बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो आप क्या पाओगे, आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पर आपने 20 kg को बनाया, फिर आपने यहाँ पर 10 kg को बनाया, फिर आपने यहाँ पर 5 kg को बनाया। तो जब आपने यहाँ पर 20 kg को बनाया, फिर आपने यहाँ पर क्या करा, आपने यहाँ पर 10 kg को बनाया और यहाँ पर आपने 5 kg को भी बनाया। तो 20 kg के ऊपर तो हमने जो फोर्स लगाया था वो था 70 न्यूटन। 20 kg के ऊपर हमने F1 फोर्स लगाया 70 न्यूटन। अब ये 20 kg का ब्लॉक ने क्या करा, 20 kg के ब्लॉक ने पुल किया 10 kg के ब्लॉक को किसी एक फोर्स से, मैं मानता हूँ F2 न्यूटन से, और वही F2 न्यूटन के थर्ड लॉ से इस पे भी लग जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं, बस साइन अपोजिट होगा। अब किसी एक फोर्स से इस 10 kg ब्लॉक ने 5 kg ब्लॉक को पुल किया होगा, जिसकी वजह से ये 5 kg ब्लॉक भी आगे और चला गया, जो कि मैं मानता हूँ F3 न्यूटन से 10 kg वाले ब्लॉक ने 5 kg वाले ब्लॉक को पुल किया होगा। मगर न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 5 kg वाले ब्लॉक ने भी 10 kg वाले ब्लॉक को उसी फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर दिया होगा, तो ये भी F3 हो चुका है। तो मैं अगर देखूँ तो 20 kg के ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस, 20 kg के ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस, एक 70 न्यूटन का और दूसरा F2 न्यूटन का, और 10 kg ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस F2 का और F3 का, और 5 kg ब्लॉक के ऊपर सिर्फ एक फोर्स जो कि है F3 का। तो अब मुझे F1 का वैल्यू तो पता है, मुझे F2 का वैल्यू निकालना है और F3 का वैल्यू निकालना है, तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। तो जितने भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दी गई है उसी के हेल्प से मैं F2 और F3 का वैल्यू भी निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या बोला गया है, सबसे पहले F2 को अगर मैं निकालना चाहूँ तो F2 को ना निकाल के मैं क्या करता हूँ, इसका एक इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन लिखने से क्या होगा, चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो पहले क्या हो गया कि F1 ने इसको पुल किया और उसको F2 ने रोका, और उससे कुछ, ये हो गया इसका नेट फोर्स, ये हो गया इसका पहले वाले ब्लॉक का नेट फोर्स, और उससे कुछ मास, उसका कुछ मास होगा, उसको कुछ एक्सेलरेशन मिल चुका होगा। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो इसको किसने पुल किया है, तो इसको पुल किया है F2 ने, और इसको रोका किसने है, F3 ने, और इसका हो गया कुछ मास और इसका कुछ हो गया एक्सेलरेशन। अगर मैं लास्ट वाले का लिखूं तो इसको किसने पुल किया, तो इसको पुल किया सिर्फ F3 ने, इसको रोका किसी ने नहीं, इसलिए यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, और यहाँ हो गया मास इंटू में एक्सेलरेशन। अगर मैं यहाँ पर इसको जोड़ दूँ, सभी को जोड़ दूँ, तो देखिए ये क्या हो गया, इसको मैं M1 मानता हूँ, इसको M2, इसको M3, सभी का अपना मास है ना, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा, और इन तीनों का एक्सेलरेशन को मैं ले लेता हूँ कॉमन, इन तीनों का एक्सेलरेशन को मैं ले लेता हूँ कॉमन। यहाँ से आप देख पाओगे कि यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है। क्या कैंसिल हो रही है, ये F2 माइनस में, ये F2 प्लस में कट चुका है, ये F3 प्लस में माइनस में, F3 प्लस में ये भी कट चुका है। तो बच गया क्या, हमारा बच गया सिर्फ और सिर्फ F1 बच चुका है। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊँ तो क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन तो निकाल ही सकते हो कि F1 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो अब आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो फिर आपने इसको क्यों निकाला, मैंने ये इसलिए निकाला ताकि ये एक दूसरा मेथड है, आपको मैंने ये समझाने के लिए निकाला है। अब मैं क्या करूँगा, इस एक्सेलरेशन का वैल्यू को, अब मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेशन के वैल्यू को फर्स्ट वाले इक्वेशन पे पुट कर दूँगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानता हूँ, इसको सेकेंड इक्वेशन मानता हूँ, इसको थर्ड इक्वेशन मानता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस एक्सेलरेशन के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँगा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M1 इंटू एक्सेलरेशन। ये मैं नहीं निकालता फिर भी चलता, मैंने इक्वेशन निकालने के लिए आपको ये चीज़ें समझाई है। तो अब क्या करूँगा, F1 कितना है 70, F2 कितना है मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है, और M कितना है, तो M है फर्स्ट का 20 इंटू में 2, तो 70 माइनस F2 इज इक्वल टू 40, तो 70 माइनस 40 इज इक्वल टू F2, जो कि F2 का वैल्यू हमारा आ चुका है 30 न्यूटन। हमने F2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 30 न्यूटन। तो ये जो F2 जिससे ये फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है वो क्या है, 30 न्यूटन का फोर्स है। ये मैंने कैलकुलेट करके आपको समझा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ नहीं लिखता वरना आपको फिर लगेगा कि ये हमें पता था। अब मैं क्या करता हूँ, हमें F2 पता चल चुका है, सिर्फ हमें क्या पता करना है, F3 पता करना है। तो आप बहुत ही आसानी से F3 पता कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 70 में से अब F1 का वैल्यू तो आपको पता ही है,
तो F3 का हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम लोग, तो हम लोग आराम से हमें मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, F3 इज इक्वल टू M3 इंटू एक्सेलरेशन। तो M3 कितना है 5, एक्सेलरेशन 2, तो F3 हमारा कितना हो गया, F3 हमारा कितना हो गया 10 न्यूटन हो चुका है। तो ये हमने बड़े आसानी से M2, F1, F2, F3 एक्सेशन सभी कुछ को निकाल लिया है 3 ब्लॉक के सिस्टम से। तो 3 ब्लॉक वाले क्वेश्चंस आपको जल्दी नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछ भी लिया गया तो आप आसानी से कर पाओ। मैंने इस लेवल पे आपको इन चीज़ों को समझा रखा है, तो ब्लॉक प्रॉब्लम में आप जल्दी ना फंसो, इसके लिए मैंने आपको तैयार कर दिया। अब हम लोग चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट में, बाकी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा फ्रिक्शन, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, मैं उन क्वेश्चंस को भी आपके लिए सॉल्व करूँगा ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए चीज़ों में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को समझते हैं, क्या होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, सबसे पहले बोला गया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए सरफेस। मतलब कि आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को एक फोर्स दिया और ये ऑब्जेक्ट को जिस स्पीड से आगे की ओर जाना चाहिए था वो उस स्पीड से आगे की ओर नहीं गया। ये मतलब इसको किसी ने आपको ऐसा फील हुआ कि इस ऑब्जेक्ट को किसी ने रोक रखा है। तो रोकने के लिए इसके बीच का जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन ने उसको रोक रखा है, जो उसको पीछे की ओर पुल कर रहा है। तो उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जो इसको पीछे की ओर पुल करना चाहता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। ए बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन। अगर एक बॉल को आप ग्राउंड पर रोल कर दो तो वो धीरे धीरे देखोगे आप कि एक समय पे जाकर के वो स्लो डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड के साथ उस बॉल का फ्रिक्शन धीरे धीरे उसको रोक देता है। एंड कम टू स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन। और क्यों रुक जाता है? फ्रिक्शन के लिए रुक जाता है। इफ यू स्टॉप पेडलिंग ए बाईसाइकिल इज ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड बिकम स्टॉप ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप बाईसाइकिल को पेडलिंग करना छोड़ दो तो कुछ देर बाद जाकर के साइकिल के पहिए रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइकिल के पहियों के साथ रास्ते का एक फ्रिक्शन फोर्स है, इसलिए वो रुक जाएगा, जो कि उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहा है। जैसे कि इस ब्लॉक को आपने जब सामने की ओर पुल किया तो ये पीछे की ओर इसे, इस छोटे वाले ब्लॉक ने पीछे की ओर इसे रोक के रखना चाहा। इसी को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव। क्या बोला गया है? नॉन सेंट्रल है और नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है इसमें। तो कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव नहीं? ये क्वेश्चन NDA 2019 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली याद होते हैं, तो इसका आंसर बहुत ही आसान होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ये सभी कैसे होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आपको फ्रिक्शन समझाता हूँ ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन कैसे काम करता है मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए फ्रिक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपके सिलेबस में इतना डिटेल में कुछ नहीं दिया गया है, तो मैं आपको डायरेक्टली काइनेटिक फ्रिक्शन ही समझाता हूँ कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, अब ये एक ब्लॉक है, एक सरफेस के ऊपर ये रखा हुआ है और इसको मैंने एक फोर्स दे दिया है। मान लीजिए इसको मैंने F न्यूटन का फोर्स दे दिया है और इस ब्लॉक का वजन है M kg। ब्लॉक का वजन कितना है? M kg। और इसकी एक्सेलेरेशन हुई फोर्स लगने की वजह से, एक्सेलेरेशन हो गई A। अब इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में, एक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करना चाह रहा है उसको हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स, जिसको मैंने स्मॉल f से डिनोट करा है। जिसको मैंने क्या से डिनोट करा है? स्मॉल f से। अब स्मॉल f की जो वैल्यू होगी वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। देखिए इस ब्लॉक का अगर मैं बात करूँ तो इस ब्लॉक पे काफ़ी फोर्स लग रहे हैं। एक ना चाहते हुए भी इसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है जो इसे नीचे लेके जाना चाह रहा है mg के फोर्स से, जो कि F ग्रेविटेशनल है। ठीक है, और ठीक इसके ऑपोजिट में 90 डिग्री में एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि है नॉर्मल, जो कि क्या है? नॉर्मल, जिसको हम लोग n कहेंगे। तो देखिए n को किसने बैलेंस किया है? तो n को बैलेंस किया है mg ने। n को बैलेंस किया है, नॉर्मल को बैलेंस किया है mg ने। इसको इसने बैलेंस करके रखा है। ठीक है, और एक बात आप याद रखिएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इंटू नॉर्मल। अब ये म्यू क्या है? हर एक फोर्स का अपना एक कोफिशिएंट होता है, हर एक फ्रिक्शन का अपना एक कोफिशिएंट होता है। तो म्यू को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपको एग्जाम में मेनली ये दिया जाएगा। क्या कहते हैं इसे हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो होता है म्यू टाइम्स एन। तो अगर
इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं क्या मानता हूँ इक्वेशन 1। अब आप बताओ कि अगर इसमें इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ तो एफ को मैं बोल सकता हूँ म्यू और एम को बोल सकता हूँ एम जी। तो फोर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ म्यू इंटू एम जी। तो ये आप याद रखिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एम जी, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ नेट कितना लग रहा है इस बॉडी पे कितना एफ नेट लग रहा है, तो इसको आगे से पुल करना चाह रहा है ये कैपिटल एफ और पीछे से रोकना चाह रहा है ये फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये हो गया इसका एफ नेट। अब ये मैंने क्या कराया है, ये मैंने आपको मोटा मोटा वैल्यू के बिना करवाया है, फॉर्मूले के फॉर्म में करवाया है। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन एक फॉर्मूले के फॉर्म में दे देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको सेम क्वेश्चन एक फॉर्मूले के फॉर्म में दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, मान लीजिए एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक के ऊपर आपने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का और इस ब्लॉक का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू वो है 0.5। इस ब्लॉक का वजन मैं मानता हूँ 10 kg है और इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी ये आपको बतानी है, ठीक है। ऐसा मैं क्वेश्चन देता हूँ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट बाई मास टोटल। तो एफ नेट तो आपको पता नहीं है क्योंकि एफ नेट मैंने क्या बताया कि एफ नेट क्या होगा, पहले आपको एफ नेट पता करना होगा जो कि नॉर्मल फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो नॉर्मल फोर्स तो आपको पता है 100 यहाँ दिया गया है, मगर आपको फ्रिक्शनल फोर्स पता नहीं है, जिसके लिए आप फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करोगे। और फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले की मदद लेनी होगी जो कि है म्यू टाइम एम इंटू जी। तो म्यू कितना दिया गया है, म्यू दिया गया है हमारा 0.5, एम कितना दिया गया है, एम दिया है हमारा 10 और जी कितना दिया गया है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स होता है जो कि 9.8 होता है, मगर हम यहाँ पर 10 लेके चलेंगे तो 10। तो इससे मैं इस जीरो को कैंसिल कर सकता हूँ। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना हो गया 50 न्यूटन। मतलब आप ना चाहते हुए भी 50 न्यूटन का एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है, ना चाहते हुए भी 50 न्यूटन का एक फोर्स है जो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और जो नेट फोर्स है उसको डिक्रीज़ कर दे रहा है। तो अब मैं यहाँ पर से क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से नेट फोर्स को निकाल लूँगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, जो कि फोर्स 100 है और 50 का फ्रिक्शनल फोर्स है, तो कितना हो गया 50 न्यूटन का हमारा नेट फोर्स हुआ। अब आप यहाँ पर नेट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप यहाँ से आराम से नेट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। 100 माइनस 50 बाई टोटल मास 10, तो नेट फोर्स कितना हो गया 50 बाई 10 दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने आपको ऊपर में जो अभी करवाया ये मैंने आपको फॉर्मूले के लिए करवाया कि फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। आप चाहो तो एक्सेलरेशन का भी लिख सकते हो एफ माइनस एफ बाई एम, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में फैला दीजिए ताकि उनका भी एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो पाए। और आप हमसे और अच्छे से जुड़ने के लिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। मोबाइल ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इन सभी नोट्स को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए इन सभी बेहतरीन नोट्स को पाने के लिए। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है ये क्वेश्चन। बोला गया है 1 ब्लॉक ऑफ 2 kg ऑफ मास इज प्लेस ऑन द टॉप ऑफ अनदर ब्लॉक ऑफ 3 kg मास। तो पहले इसको मैं डायग्राम बना लेता हूँ। एक 2 kg मास का ब्लॉक है, एक 2 kg मास का ब्लॉक है जो कि एक 3 kg मास के ब्लॉक के ऊपर रखा गया है, ठीक है। ये कितना है, ये है 3 kg और ये है 2 kg, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक इज 0.2। इन दोनों के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है 2, म्यू का वैल्यू 2 है। द बॉटम ब्लॉक इज पुल विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक मूव टुगेदर। ऐसे एक बॉटम ब्लॉक को पुल किया गया, बॉटम ब्लॉक को ऐसे पुल किया गया कि ये दोनों एक साथ मूव कर जाए, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग। टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जी का वैल्यू हमें कितना बोला गया है लेने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना बोला गया है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ताकि ये लोग साथ साथ जाए। फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ताकि ये साथ साथ जाए। वैसे ये साथ साथ तो जाना है क्योंकि इन लोगों ने पहले ही बोल दिया कि ये एक ऐसा फोर्स है हम टान रहे कि ये साथ साथ ही जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, जो इसको मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैंने इधर लिख दिया म्यू इज इक्वल टू 0.2। तो जो नीचे वाला ब्लॉक है वो तो मैं मानता हूँ कि इस फोर्स के लिए आगे बढ़ा है, मगर जो ऊपर वाला ब्लॉक है यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा ये उसी की वजह से आगे बढ़ा है, ना कि किसी और फोर्स की वजह से। नीचे वाला ब्लॉक क्यों आगे
आगे चला गया क्योंकि इन दोनों के बीच फ्रिक्शन फोर्स का एक्शन मिला, जिसकी वजह से आगे चला गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि नीचे वाला ब्लॉक का जो मास है इसको मैं m1 मानता हूँ, m1 इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ से आराम से फोर्स को निकाल सकता हूँ। चूँकि मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है तो मैं यहाँ पर मास का वैल्यू बैठा करके फोर्स को नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए मुझे एक इक्वेशन की हेल्प लेनी होगी यहाँ पर। वो इक्वेशन की हेल्प कैसे लूँगा मैं, देखिए सबसे पहले आप बातों को समझिए कि ऊपर वाले जो ब्लॉक है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू मास इंटू जी। और तो मैं ये दोनों ही एफ है, यहाँ पर ये फ्रिक्शन है, यहाँ भी ये फ्रिक्शन है। अब मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, m1 इंटू ए इज इक्वल टू म्यू इंटू m1 इंटू जी। यहाँ पर दोनों m1 सिमिलर होने की वजह से कट गया। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, म्यू दैट इज़ 0.2 और जी दैट इज़ 10। तो एक्सेलरेशन हमारा हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा अगर एक्सेलरेशन आ चुका है तो मैं यहाँ पर इसको आराम से पुट करके निकाल सकता हूँ। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया हमारा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा आ जाएगा m1 कितना है, m1 है 2 और एक्सेलरेशन 2। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा आ जाएगा 4 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना आ गया, 4 न्यूटन। तो मैं चाहूँ तो आराम से इसका आंसर 4 न्यूटन निकाल सकता हूँ। अगर यहाँ से आपको ये फोर्स भी पूछा गया होता है, ये वाला फोर्स, तो मैं इसको भी निकाल पाता। ये कैसे निकलेगा, फोर्स क्या होता है, मास, ये दोनों मास एक साथ चलेगा था, m1 प्लस m2 कहेंगे, m1 प्लस m2 कहेंगे और इंटू में एक्सेलरेशन। तो दोनों फोर्स, दोनों मास को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना हो गया, ये 3 + 2 5 इंटू में 2। तो ये जो मेन फोर्स जो लगाया गया है वो भी निकल गया। चूँकि हमें ये ज़रूरत नहीं थी निकालने की, फिर भी मैंने आपको एक स्टेप आगे जाके निकालना सिखा दिया। ये एनडीए 2023 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए कैसे आसानी से आंसर निकल चुका है। एक स्टेप आगे जा करके भी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया कि अगर क्वेश्चन हार्ड भी किया जाता तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता। तो मैंने आपको ये भी करवा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, जो कि मोशन से रिलेटेड है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का एक इंक्लाइन प्लेन में। गैलीलियो साहब ने क्या कहा कि अगर आप मान लो किसी एक ऑब्जेक्ट को h हाइट से फेंकते हो तो वो उस एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए दूसरी तरफ इंक्लाइन के h हाइट तक ही चला जाएगा, सेम हाइट तक वो ऊपर चढ़ेगा। अब अगर आप यहाँ से फेंकते हो, अगर आपने इंक्लाइन को कम कर दिया तो भले इसे दूर जाना पड़े, भले इसे लेंथ ज़्यादा ट्रेवल करना पड़े, मगर ये h हाइट तक जाएगा ही। भले इसे दूर जाना पड़े मगर ये h हाइट तक जाएगा ही। आपने इसको और ज़्यादा स्लेंट कर दिया तो ये और दूर जाएगा मगर ये h हाइट को अटेन करेगा ही। अगर आपने इसको पूरा ज़मीन के साथ 90 डिग्री पे ड्रॉ कर दिया तो कभी भी ये h हाइट को अटेन कर ही नहीं पाएगा और ये कभी नहीं रुकेगा। ये गैलीलियो साहब ने कहा, मगर थियोरेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो ये कभी न कभी तो जाके रुकेगा, मगर ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, मगर थियोरेटिकली ये पॉसिबल हो सकता है। तो थियोरेटिकली ये कभी भी नहीं रुकेगा। देखिए यहाँ पर कुछ लाइनें कही गई है, चलिए उसको मैं आपको समझा देता हूँ पढ़ के। व्हेन ए मार्बल रोल्स डाउन ए इंक्लाइन प्लेन, जब एक मार्बल को इंक्लाइन प्लेन से रोल्स डाउन किया गया, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज व्हेन इट गोज अप सेकेंड इंक्लाइन प्लेन, इज वेलोसिटी डिक्रीज। तो जब वो नीचे उतर रहा होता है तो उसकी स्पीड बढ़ रही होती है और जब ऊपर जा रहा होता है तो उसकी स्पीड घट रही होती है। इफ़ द इंक्लिनेशन ऑफ बोथ प्लेन आर इक्वल देन द मार्बल विल रीच द सेम हाइट। अगर दोनों इंक्लाइन इक्वल है तो वो मार्बल सेम हाइट जाएगा। इफ़ द इंक्लिनेशन ऑफ द सेकेंड प्लेन इज डिक्रीज, अगर सेकेंड प्लेन के इंक्लिनेशन को हमने डिक्रीज कर दिया, इट विल मूव द डिस्टेंस, इट विल मूव मोर डिस्टेंस टू रीच द ओरिजिनल हाइट। तो ये क्या करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ओरिजिनल हाइट को रीच करने के लिए। इफ़ द इंक्लाइन प्लेन इज मेड हॉरिजॉन्टल, उसको हमने हॉरिजॉन्टल बना दिया, सीधा प्लेन बना दिया, तो द मार्बल विल ट्रेवल फॉरएवर, हमेशा ट्रेवल करता ही रह जाएगा। क्यों, टू रीच द सेम हाइट, सेम हाइट को रीच करने के लिए हमेशा ट्रेवल करता रह जाएगा। तो ना तो कभी ये सेम हाइट को रीच कर पाएगा, ना ही कभी ये रुकेगा। एंड अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल, बट नो फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। तो एक अनबैलेंस फोर्स चाहिए होगा हमें मार्बल के मोशन को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या था, गैलीलियोज लॉ था, जिसको आपको याद रखना है। अब अगर चीज़ों को और आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है, जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, आइजैक न्यूटन जो थे वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उनका जन्म हुआ था 1667 में। ही डेवलप 3 लॉज ऑफ मोशन दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ फोर्स, जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को बताता है, किस टर्म में, तो फोर्स के टर्म में। दिस लॉ ऑफ मोशन विल स्टिल होल्ड, आज के दिन भी ये सही साबित होता
आ रहा है। तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था? न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहा जाता है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो मोशन पे रहेगा, तब तक मोशन पे रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना कर जाए। तो ये क्या है? फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेकेंड लॉ है हमारा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और थर्ड लॉ बहुत ही ईजी है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आप किसी एक ब्लॉक को एफ फोर्स से धक्का लगाते हो तो ये ब्लॉक भी आपको उसी एफ फोर्स से धक्का लगाएगा, बट उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होगा, बस और कोई फर्क नहीं है। ये थर्ड लॉ का कहना है। अगर मैं फर्स्ट लॉ को थोड़ा और डिटेल में लेके चलूँ तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कहा गया है फर्स्ट लॉ के बारे में। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट, क्या बोला गया है इसके बारे में ज़रा ध्यान समझते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स in an state of rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change the state by applied force। ये तब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा और उसे मेंटेन करता रहेगा जब तक कि उसे कंपेल ना किया जाए, उसको बेबस ना किया जाए, उस पर फोर्स लगा करके। अब समझते हैं इनर्शिया क्या होती है। इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। हर एक ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना होने दे। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। दिस इज़ वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, इसलिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक और नाम देते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहीं ना कहीं दोनों सेम है। इसके लिए देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है। एक्टिविटी में क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक ग्लास टम्बलर है। देखिए ग्लास इज एन ऑब्जेक्ट, जो ग्लास इज एन कांच, ग्लास क्या है? कांच को बोला जाता है। और टम्बलर क्या होता है? जिसमें हम पानी पीते हैं। तो ये ग्लास टम्बलर मतलब कांच का ग्लास है, ऐसा आप बोल सकते हो। इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा गया है और कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रखी गई है। अब आप अगर फिंगर से इस कार्डबोर्ड को फ्लिक करते हैं तो इस कॉइन को बाहर जाना चाहिए, मगर ये कॉइन बाहर नहीं जाता है, बल्कि ये कॉइन बोतल के और टम्बलर के अंदर चला आता है। ये देखिए इस तरह से कॉइन टम्बलर के अंदर चला आया। क्यों? क्योंकि ये जो कॉइन है ये स्टेट ऑफ रेस्ट में था और उस स्टेट ऑफ रेस्ट को वो हमेशा मेंटेन करना चाहेगा। स्टेट ऑफ रेस्ट में था और ये हमेशा उस स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या करना चाहेगा? मेंटेन करना चाहेगा। इसलिए ये अंदर ना जाके बाहर की ओर आ गया। इसलिए वो अंदर न जाके बाहर की ओर आ गया। ठीक है, सॉरी, इसलिए वो बाहर न जाके अंदर की ओर आ गया। तो ये आप यहाँ देख पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? चलिए इसको मैं समझा देता हूँ आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ के सुना दिया है, तो इसका रीज़न भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ में भी यही है इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ये भी आप देख सकते हैं, ये भी इसी का ही पार्ट है। ये सब के काम का एग्जाम नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया यहाँ पर दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ ए स्टैगर हिट्स ए पाइल ऑफ कॉइन्स ऑन ए कैरम बोर्ड, द लोएस्ट कॉइन मूव आउट एंड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड द अदर कॉइन फॉल्स डाउन। जो लोएस्ट कॉइन है वो क्या होगा? मूव दूर चला जाएगा, और जो दूसरा कॉइन है, मतलब अगर आप बड़े कॉइन से छोटे कॉइन को मारते हो तो इस जितना एनर्जी है इसके, तो बड़े वाले ने छोटे वाले के ऊपर फोर्स लगाया, तो छोटा वाला चला गया, उसको बड़े वाले ने पूरा का पूरा एनर्जी दे डाला। फिर क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया, देखिए, इफ़ ए कॉइन प्लेस ऑन ए प्लेइंग कार्ड ओवर ए टम्बलर, जिस एग्जाम्पल को मैंने अभी भी करवाया आपको, इस फ्लिक बाय द फिंगर ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस द कॉइन फॉल डाउन इनटू द टम्बलर। मैंने आपको अब ये एग्जाम्पल करवाया है। व्हेन वी ट्रेवल इन ए कार एंड द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक सडनली, वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। जब भी हम कार में ट्रेवल करते हैं और ड्राइवर साहब ब्रेक अगर लगा देते हैं तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार के जो पहिए होते हैं वो ज़मीन से सटी हुई होती है, और हम कार पे खड़े अगर बैठे हुए हैं तो हमारा जो बॉडी का पार्ट कार के कांटेक्ट में है वो तो कार के रुकते के साथ साथ रेस्ट पे आ चुका है, बट हमारा बॉडी का अपर पार्ट जो कि कार के रुकते के साथ साथ रेस्ट पे नहीं आया, वो उस रेस्ट को कंपनसेट करने के लिए, मोशन को कंपनसेट करने के लिए वो आगे की ओर झुक जाता है।
सेम एज बस की यहाँ पर कहानी दी गई है, जो कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है कि अगर बस मतलब बस अगर मान लीजिए रुकी हुई है और बस वाले ने अचानक से बस को स्टार्ट कर दिया तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के निचले हिस्सा, हमारे बॉडी का निचला हिस्सा बस के साथ सटा हुआ होता है, और बस जैसे ही खुलती है तो निचला बॉडी का नीचे वाला पार्ट जो पैर, मान लीजिए अगर खड़े हैं आप तो पैर तो मोशन में आ जाता है मगर बॉडी का अपर पार्ट मोशन में नहीं आता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। चलिए आगे बढ़ता हूँ चीज़ों को समझाता हुआ, और यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया गया है जो कि 2014 में पूछा गया था एनडीए में। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, देखिए, ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉस ए कॉइन अपवर्ड विच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट इम्प्लाइज दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन इज। देखिए इसका, अगर पैसेंजर ने कॉइन को टॉस किया और वो उसके पीछे गिरता है, इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेन की जो मोशन है वो कैसी मोशन है, वो एक्सेलरेटेड मोशन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आसान सा आंसर। अब देखिए इनर्शिया और मास को हम समझते हैं, क्या है इनर्शिया एंड मास, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यू टू बी इन मोशन। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। अगर कोई रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन पे है तो मोशन पे रहना चाहता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। द इनर्शिया ऑफ बॉडी इज मेजर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो इनर्शिया को हम कैसे मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से मेजर करते हैं, रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो किसी भी एक बॉडी को कितना फोर्स दिया हमने उसके मोशन को चेंज करने के लिए, उससे हम लोग उसका अंदाज़ा लगाते हैं, पता लगाते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ हेवियर बॉडी इज़ मोर। अगर आपको भारी बॉडी को मोशन में लाना है रेस्ट से तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, एज़ कम्पेयर टू अगर आपको हल्के बॉडी को मोशन में लाना है रेस्ट से तो आपको कम फोर्स लगाना होगा। यहाँ पर ये बातें कही गई है। दिस इज बिकॉज द मास ऑफ द हेवियर बॉडी इज़ मोर देन द मास ऑफ द लाइटर बॉडी की वजह से ये होता है। द सेम द मास ऑफ द बॉडी इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जो मास है वो क्या, उसके इनर्शिया का ही मेजरमेंट है, ये यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मास ऑफ द बॉडी इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट मास के बारे में सही है। इट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मास जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, मास थ्रू आउट द यूनिवर्स बिल्कुल कांस्टेंट होता है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी डाला है हमारे ही इस यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ जा करके मास और वेट के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं। मास इज सेम एवरीवेयर, बिल्कुल सही बात है, मास हर जगह पर सेम होता है। मास डिपेंड ऑन इट्स शेप, बिल्कुल नहीं, मास शेप पे साइज पे डिपेंड करता है मगर शेप पे डिपेंड नहीं करता है। मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मास डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर, बात तो सही है। हमसे क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट अबाउट मास और बॉडी इज करेक्ट। मास इज सेम एवरीवेयर, ये भी सही है। मास डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर, ये भी सही है। तो इसके दो आंसर सही निकल के आ रहे हैं। तो शायद इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। चलिए मैं इसको फिर कभी आपके सामने लेके आऊँगा यहाँ पर क्या दिक्कत है मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, दोनों आंसर सही है, तो हम दोनों के साथ ही चलेंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा ऑप्शन बी को हम मोस्ट अप्रोप्रिएट लेके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम समझते हैं। मोमेंटम क्या होता है, देखिए मोमेंटम में बोला गया है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं मोमेंटम को। द मोमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन को ही हम मोमेंटम का नाम देते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं पी से। पी इज़ द मोमेंट ऑफ ए बॉडी, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम, और इसको डिनोट करते हैं पी से। जहाँ पर एम क्या डिनोट किया जा रहा है, एम हम मास के लिए लगाते हैं, और वी क्या है, वेलोसिटी। अब अगर मैं आपसे बातें कहूँ कि आप मुझे बताइए कि मोमेंटम अगर है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, अगर आपसे पूछा जाए, जो कि मैंने आपको यूनिट डायमेंशन ऑलरेडी पढ़ा रखा है, कि बताइए SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट किसकी, मोमेंटम की। अगर आपसे मोमेंटम की SI यूनिट पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे। तो आप जानते हैं कि मास की SI यूनिट क्या होती है, kg, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ kg मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे डायमेंशन पूछा जाए मोमेंटम का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मोमेंटम का डायमेंशन, मास का डायमेंशन क्या होता है, m, आपको इस तरह से ब्लॉक में इसको बंद करना है, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L T⁻⁻1। तो ये हो गया हमारा क्या, mL T⁻⁻1 इज़ द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, इज़ द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। चलिए मोमेंटम पे थोड़ा और मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ चीज़ों को। इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट
इट्स वेलोसिटी जीरो, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, सभी को पता है ये बात। सो इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो, बिल्कुल सही, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर इसमें से एक भी टर्म जीरो हो गया तो मोमेंटम को ऑटोमेटिकली जीरो ही होना पड़ेगा। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया केजी मीटर पर सेकेंड, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर, क्या है, ए ट्रक मूविंग एट ए लो स्पीड कैन किल ए पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ बिकॉज दिस हैवी मास ऑफ ट्रक। अगर कोई ट्रक लो स्पीड से भी चल रहा है तो भी वो किसी अगर इंसान से टकरा जाए तो वो इंसान की मौत हो सकती है, क्योंकि ट्रक का वजन इतना ज़्यादा है। ए बुलेट ऑफ स्मॉल मास, वो इतना स्पीड से चलता है कि वो किसी इंसान को मार सकता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो द इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो जो भी इम्पैक्ट होता है वो मास पे और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, कुछ हद तक शेप पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ से आप चाहो तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकाल सकते हो। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास अगर दिया गया मान लीजिए 10 और वेलोसिटी 10, तो आप बहुत ही आसानी से बोल सकते हो कि मोमेंटम कितना हो गया, 100 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा मोमेंटम। चलिए, अब आ चुका है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपको बता रखा है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ बोला गया है द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इसको थोड़ा और डिटेल में बोला गया। क्या बोला गया, when a mass in kilogram and acceleration in meter per second square, then the unit of force is Newton। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, तो SI यूनिट ऑफ फोर्स होगा। देखिए फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो मास हो गया kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम नाम देते हैं न्यूटन, क्योंकि न्यूटन साहब को हम यहाँ पर हमने न्यूटन साहब को रेस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पर इस यूनिट को रखा है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1 किलोग्राम मास इन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है 1 kg का। अगर आप इस 1 kg के ब्लॉक को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड एक्सेलरेशन से लेके जाना चाहते हो, तो आपको जो फोर्स अप्लाई करना होगा वो फोर्स 1 न्यूटन का अप्लाई करना होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो अगर आप सबको 1 लेते हो तो फोर्स भी आपका 1 न्यूटन ही आ जाएगा। बहुत ही आसान बातें हैं ये सभी। नेक्स्ट बोला गया है हाउ मच फोर्स, एक क्वेश्चन के फॉर्म में है ये। क्या बोला गया है, देखिए, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सेलरेट ए 1400 किलोग्राम कार 2 मीटर पर सेकेंड विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स, मास कितना है, मास इज 1400, एक्सेलरेशन इज 2, तो आवर आंसर विल बी 2800 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी कैन से दैट 2800 न्यूटन इज आवर आंसर। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो फॉर्मूला क्या यूज़ किया हमने, मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर क्या बोला गया है, फिल इन द गिवन नंबर ऑफ द, इसको फिल कर दिया हमने और हमारा आंसर क्या आ गया, 2800 न्यूटन हमारा आंसर आ चुका है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को एक और लैंग्वेज में इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को बुलाता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ, यहाँ पे डेफिनेशन आपको याद रखना है। क्या बोला गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोला गया है यहाँ पर, आप बात को समझिए। यहाँ बोला गया है कि द फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। रेट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स को क्या बोला गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आप एक बात समझिए कि जब भी मोमेंटम, जब भी रेट का मतलब आए, मतलब टाइम से डिवाइड हो जाएगा, और चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज का ये साइन और ये रहा मोमेंटम। अब आप समझिए मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा चेंज इन मास इंटू वेलोसिटी। अब चूंकि मास तो होता है कांस्टेंट, तो मास तो कभी चेंज नहीं हो सकता किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो चेंज होगा क्या, चेंज होगा वेलोसिटी में। तो अगर आप इसको और अच्छे समझो तो चेंज का मतलब क्या होता है,
वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, ऐसा आप कह सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया हमारा, m इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। तो अब आप इस प्रपोर्शनल को हटा के मैं यहाँ पर इक्वल लिख देता हूँ और इस चेंज इन मोमेंटम जहाँ पर मैं इस बात को लिख देता हूँ। तो मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल बाई टाइम। अब आप यहाँ से देखो, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये इतना क्या है, तो आप ये इतना जानते हो कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको मोशन चैप्टर में पढ़ा रखा है। अगर आपने अभी तक मोशन चैप्टर को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मोशन चैप्टर को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने आपको वो डिटेल में भी पढ़ा रखा है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने लॉन्च किया है इस पर एनडीए और सीडीएस का पूरा क्रैश कोर्स, जिसमें मैं साइंस का सब सिलेबस आपको पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा विथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, और आप एक अच्छा स्कोर कर पाए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। साइंस में मेरा टारगेट है कि आप जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100% आप सही करके आए, अगर आपने इस पूरे लेक्चर के सीरीज़ को फॉलो कर लिया है तो। और ये बेहतरीन नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप हमसे और डिटेल में समझने के लिए, हमसे और अच्छे से जुड़ने के लिए हमारे मोबाइल ऐप को भी विभासवान एजुकेशन फाउंडेशन के मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो मैं इस वाले को क्या बोल सकता हूँ, इस वाले को मैं एक्सेलरेशन बोल सकता हूँ। तो अल्टीमेटली आप कहीं भी चाहो तो घूम के आप वहीं पर आ गए कि फोर्स मैंने लिख दिया, और ये क्या है, ये मास है, और ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये डेरिवेशन यहाँ पर दी हुई है। और इसका यूनिट तो आपको पता है ये क्या होता है, न्यूटन। तो देखिए ऊपर में यही बातें ऊपर में लिखी गई है, जो कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए मैथमेटिकली फॉर्मूला निकालने का यहाँ तरीका सिखाया गया है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड द एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v इन टाइम t, देन द अप्लाइड फोर्स इज f। देन जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम उसको mu बोला गया है, फाइनल मोमेंटम को mv बोला गया है, क्योंकि v इज़ द फाइनल वेलोसिटी। मैंने उसको P1 P2 करके नहीं लिया था, मैंने P इनिशियल और P फाइनल करके ले लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम को मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दिया। थोड़ा सा अलग टाइप से इन लोगों ने ड्राइव किया, मगर अल्टीमेटली बात एक ही है। तो P2 माइनस P1 क्या हो गया, MV माइनस U। तो यहाँ पर मैंने VI जिसको लिया है उसको इन लोगों ने U ले लिया है, तो MV माइनस U। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि V माइनस U बाई T इज़ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इन लोगों ने भी क्या कर दिया है, इसको एक्सेलरेशन यूज़ कर दिया है। और फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज kg और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दैट ऐसा यूनिट ऑफ जो फोर्स है वो क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं न्यूटन, जिसका सिंबल होता है n। तो यहाँ पर आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है और ये कैसे ड्राइव किया जाता है, ऐसे कैसे कैसे इक्वेशंस यहाँ से बन सकते हैं। तो देखिए मैं आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ों को समझाते हुए चल रहा हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको फैलाइएगा। क्या बोला गया, ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज प्रेजेंटेड बाई, एक फोर्स का एक इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द मास ऑफ द बॉडी। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे बॉडी का मास पूछा गया है। तो क्या जानते हैं हम फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हमसे मास पूछा जाए तो मास को बनाएंगे सब्जेक्ट और फोर्स बाई एक्सेलरेशन पे हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि जो इक्वेशन दिया गया है ये इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन से थोड़ा सा अलग इक्वेशन है, जो कि आपको हो सकता है कन्फ्यूज़ करे, मगर कुछ खास इसमें चेंजेस नहीं होंगी। जो कॉन्सेप्ट आपको पता है आप उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको वेक्टर थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए बस। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेक्टर के फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं, फोर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, जो कि फोर्स यहाँ पर दिया गया है 6i कैप माइनस 8। मैं इसका रिजल्टेंट निकालता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, पहले इसको लिख देता हूँ 8j कैप प्लस 10k कैप। अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो क्या होगा, रिजल्टेंट निकालने के लिए आप इसका लोगे रूट ओवर और सभी का स्क्वायर कर दोगे, तो 6 का स्क्वायर, उसके बाद आप यहाँ क्या लिखेगा प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, जो कि हमारा कितना आ जाएगा अगर इसको आप कैलकुलेट करो यहाँ पर, तो फोर्स का रिजल्टेंट आ गया जो कि 36 6400 लोग ये आ गया लगभग
√200 और अगर मैं आगे बोलूँ यहाँ पर मास क्या होता है, फोर्स बाय एक्सेलरेशन, और फोर्स कितना आ चुका है हमारा √200, एक्सेलरेशन 1, तो वो तो मास भी √200 के इक्वली होगा। √200 को हम लोग ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 × 100 का रूट, तो 100 का रूट होता है 10, तो 10 बाहर आ गया और ये 2, तो 10√2 इज़ आवर आंसर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आंसर हमने इसको निकाल लिया, 10√2 हमारा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन ए पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ। कंजर्वेशन मोमेंटम को हम लोग किस बेसिस पे समझ सकते हैं? देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ से समझ सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम क्या था, मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, और ये कहाँ था मोमेंटम, तो मोमेंटम हमारा था सेकंड लॉ में था, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में तो नहीं, सेकंड लॉ ओनली, और यहाँ बोला गया बोथ न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। तो कंजर्वेशन मोमेंटम को हम लोग कहाँ समझते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ में, दोनों में, या फिर सिर्फ और सिर्फ सेकंड लॉ में, और ऑप्शन डी हमें दिख ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन डी को अगर मैं नेगलेक्ट भी करूँ तो ये ओनली की वजह से ये गलत हो गया, क्योंकि सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों में ही कंजर्वेशन मोमेंटम को हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था, 2015 में एनडीए के एग्ज़ाम में पूछा गया था। चलिए न्यूटन थर्ड लॉ को ही आगे बढ़ाते हुए मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ क्या बोला गया है। न्यूटन सेकेंड लॉ प्रूव दैट द डिफरेंट मासेस एक्सेलरेटेड टू द अर्थ एट द सेम रेट बट डिफरेंट विद डिफरेंट फोर्सेस। तो क्या बोला गया है, जो भी डिफरेंट मासेस होते हैं वो अलग अलग फोर्सेस से एक्सेलरेट होते हैं, ठीक है। वी नो दैट द ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट मासेस एक्सेलरेट टू द ग्राउंड एट द सेम रेट। मतलब अगर आप 10 kg का एक ऑब्जेक्ट और 10 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट, दोनों को अगर आप नीचे फेंको तो दोनों सेम रेट से ही नीचे की ओर आएगा। बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ नो दैट दे आर डोंट हिट द ग्राउंड विद द सेम फोर्स, मगर दोनों जिस फोर्स से हिट करेंगे ग्राउंड को वो अलग होगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे की ओर फेंका गया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर 98 न्यूटन लग रहा है, और एक्सेलरेशन क्या होगा 98 न्यूटन बाय 9.8 इसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, लगभग 10 kg इसका फोर्स, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 9.8। अगर आप यहाँ देखो 1 kg का एक ऑब्जेक्ट है जिस पे कि फोर्स 9.8 न्यूटन का लग रहा है, तो अगर आप इसकी एक्सेलरेशन में देखो तो ये भी कितनी हो गई 9.8 ही हो गई। मतलब कि आप चाहे एक छोटा सा रुई को फेंको या पूरा ट्रक को फेंको, अर्थ उससे दोनों को सेम ही फोर्स से पुल करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9.8। अब मगर अर्थ पे सरफेस जो वो हिट करेंगे तो वो कितने फोर्स हिट करेंगे, तो ये देखिए ऊपर से ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो ऊपर से ये 98 न्यूटन का फोर्स लेके आ रहा है और 10 kg इसका मास है, और ये 9.8 इसकी एक्सेलरेशन हो गई, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फिक्स है। तो ये जिस फोर्स से हिट करेगा ग्राउंड को वो है 98 न्यूटन, और ये छोटा ऑब्जेक्ट जिस फोर्स से हिट करेगा ग्राउंड को वो है 9.8 न्यूटन। तो ये टॉपिक को पढ़ाने का कारण है मेरा कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप अगर दो ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करो तो वो दोनों सेम स्पीड से नीचे की ओर आएंगे। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों सेम स्पीड से ही नीचे आएंगे, चाहे वो कितना ही मास का डिफरेंस हो, मगर जब वो ग्राउंड को हिट करेंगे तो हिट करते टाइम इनके बीच का फोर्स जो है वो डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ कि यहाँ पर कैसे करके एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग टाइप से फोर्स एक्ट करते हैं, मैं आपको वो समझाता हूँ, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये इक्वेशन समझाता हूँ कि ये क्या है। देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक दिया गया है। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि ये ब्लॉक का, मान लीजिए कि इस ब्लॉक की मास दी गई है m क्या है इस ब्लॉक की मास, ठीक है। अब इस ब्लॉक पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो आप सबसे पहले समझिए कि सीधा नीचे डाउनवर्ड की ओर इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा जिसे हम कहते हैं mg, जो कि इसका वेट है, ठीक है। अब इसके ऊपर सीधा ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहेंगे नॉर्मल। अब अगर आप इस mg को, यहाँ पर एक एंगल है थीटा, अगर आप इस mg को तोड़ना चाहो दो कंपोनेंट में, तो mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा mg का इस और, एक कंपोनेंट होगा mg का इस और, जो कि अगर ये थीटा है तो ये भी ये थीटा हो गया, तो ये होगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा mg sin थीटा, और इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि नीचे आने के लिए
फ्रिक्शन इसे रोकेगा, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो अगर मैं आपको सभी फोर्सेस बैलेंस करके दिखाऊं तो आप यहाँ देख पाएंगे कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो हमेशा याद रखिए आप कि म्यू इंटू एन होता है, आपको पता है। और यहाँ पर जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है। तो आप देख पाओगे कि नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है एम जी कॉस थीटा। तो आप यहाँ कह सकते हैं जो इस इक्वेशन में जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा होगा। इस इक्वेशन में क्या होगा, एम जी का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा होगा। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी, म्यू एम जी कॉस थीटा होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी साइन थीटा। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन को बैलेंस करने वाला फोर्स एम जी साइन थीटा। ठीक है, चलिए ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको आप मिटा दो और आप मान लो इधर में एक फोर्स लग रही है एफ। तो अगर एफ इधर में एक फोर्स लग रही है तो एफ में क्या होगा, एम इंटू ए एक्सेलरेशन। और अगर आपका नेट फोर्स को निकालना होगा तो एफ नेट क्या हो जाएगा, जो कि आपका ये वाला फोर्स है माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप इस तरह से यहाँ पर इस फोर्स का वैल्यू एम ए लिख सकते हो और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा लिख सकते हो, म्यू एम जी कॉस थीटा लिख सकते हो। और अलग अलग कंडीशन में आप अलग अलग टाइप के फॉर्मूला से अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर ये क्यों दिखाया है, मैंने आपको ये इसलिए दिखाया ताकि आप अलग अलग कंडीशन को समझ सको कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं और फोर्सेस को बैलेंस कैसे करते हैं, कैसे कंपोनेंट तोड़ा जाता है। जैसे कि आपने इस फोर्स को देखा, तो इस फोर्स को देखा जो कि एम जी था यहाँ पर, और एम जी का इधर में कॉस थीटा लिया हमने, इधर में साइन थीटा लिया, और इस साइन थीटा ने इस फ्रिक्शन को बैलेंस किया। तो मेरा मोटिव आपको ये दिखा के ये समझाना था कि कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। मैंने आपको एक इंक्लाइन प्लेन में बैलेंस करना सिखाया, इससे पहले मैंने आपको ब्लॉक्स में बैलेंस करना सिखाया था, ब्लॉक के चीज़ों को समझाया था। अभी मैंने आपको क्या करा, मैंने आपको अभी इंक्लाइन प्लेन में बैलेंस करना सिखाया, जो कि आपके काम में आ सकता है। अगर इस पर डिटेल में कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इसको डिटेल में ज़रूर आपको पढ़ाऊंगा। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला गया, देखिए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि आपने अगर किसी एक ब्लॉक को फोर्स लगाया अपने हाथों से 100 न्यूटन का, तो ब्लॉक ने भी आपको फोर्स लगाया होगा 100 न्यूटन का ही, मगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो ये जो स्टेटमेंट है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये स्टेटमेंट सही है, मगर फॉर डिफरेंट बॉडी ये यहाँ पर बोलना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा ये इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया थर्ड लॉ मोशन में, आप यहाँ पर ऐसे ही कर सकते हो कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको आपने फोर्स लगाया F1, इसने आपको फोर्स लगाया F2, तो आप कह सकते हो कि F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, और मास भी सेम होगा, एक्सेलरेशन भी सेम ही होगा। जैसे क्या बोला गया, देखिए थर्ड लॉ में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, whenever object A according to Newton's third law, whenever object A and B interact with each other, they exert force upon each other। दो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। जैसे कि इस इंसान ने इस कुर्सी पे बैठा हुआ है, या फिर ये सर पे जो लिया है, इस पर भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। When you sit on your chair, जब वो ये कुर्सी पे बैठा होगा, योर बॉडी exert ए डाउनवर्ड फोर्स ऑन दी चेयर, आपका बॉडी उस चेयर के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, एंड द चेयर exert ए अपवर्ड फोर्स ऑन योर बॉडी, और चेयर भी एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी आपकी बॉडी पर। तो ये दोनों ही अलग अलग बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन को अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ तो क्या बोला गया है, कंसिडर द propulsion of an fish through a water. A fish used to fins to push water backward. वो क्या करता है, वाटर को, मछली क्या करती है, बैकवर्ड पुश करने की कोशिश करती है। इन टर्न वाटर रिएक्ट विद पुशिंग द फिश टुवर्ड और प्रोपेलिंग द फिश टुवर्ड द वाटर। और इससे क्या होती है कि वो आगे की ओर मछली चली जाती है, क्योंकि वो पानी को पीछे फेंक रही है और खुद आगे की तरफ खुद को धक्का दिए जा रही है। ठीक है, यहाँ पर इसका और भी एग्जाम्पल है, बर्ड के फ्लाई को लेकर के इतने एग्जाम्पल हमें चाहिए नहीं। अब हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ से कुछ उससे जुड़ता हुआ, कुछ उससे ड्राइव किया हुआ कुछ क्वेश्चन को समझते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। क्या है, देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला गया है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट टू एवरी एक्शन, क्या बोला गया है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अलग अलग बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्ट करेगा। टू प्रूव दैट द इक्वल एंड एक्शन, इसको प्रूव करने के लिए, क्या प्रूव करने के लिए, कि एक्शन
एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट को प्रूव करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ को देखेंगे। क्या बोला गया है एक्टिविटी में, टेक 2 स्प्रिंग और बैलेंस ए एंड बी। आपको 2 स्प्रिंग बैलेंस लेने हैं ए और बी, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में। कनेक्ट टुगेदर, ठीक है। फिक्स द स्प्रिंग बैलेंस बी टू रिजिड सपोर्ट, इसको एक रिजिड सपोर्ट से हमने फिक्स कर दिया स्प्रिंग बैलेंस बी को। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पुलिंग फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, मतलब आपने जब ए वाले स्प्रिंग बैलेंस को पुल किया अपने हाथों से, तो क्या हुआ, बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शो द सेम रीडिंग, तो इस पर जो रीडिंग्स होंगे वो सेम शो होगा। मतलब आपने सिर्फ पुल किया ए को, तो सिर्फ स्प्रिंग स्ट्रेच होना चाहिए था ए का, मगर दोनों का ही स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने जो फोर्स ए पे अप्लाई किया वही फोर्स इक्वल चला गया किसके पास, बी के पास भी चला गया है, मगर दोनों ऑपोजिट। मतलब आप इसको नॉर्थ में पुल कर रहे हो तो ये साउथ की तरफ फोर्स लगाए जा रहा है। इक्वल है मगर ऑपोजिट है, इक्वल है मगर ऑपोजिट है, और डिफरेंट बॉडी पे है। आपने इस पे फोर्स लगाया तो इसने इस पे फोर्स लगाया, आपने ए पे फोर्स लगाया तो स्प्रिंग ने बी पे फोर्स लगाया, तो दोनों क्या है, ऑपोजिट है। टू द फोर्स एक्सर्ट बाय स्प्रिंग बी ऑन ए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन बी इज द एक्शन एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस बी ऑन ए इज रिएक्शन। मतलब ए ने जो बी पे लगाया ये एक्शन है, ए ने जो बी पे लगाया वो एक्शन है, और बी ने जो ए पे फोर्स लगाया ये क्या है, तो ये उसका रिएक्शन है। तो एक्शन और रिएक्शन पेयर को मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको पुली मास सिस्टम को समझाता हूँ। पुली मास सिस्टम क्या है, देखिए पुली मास सिस्टम क्या है इसको मैं समझा। तो पुली मास को सिस्टम को समझने के लिए क्या है, पुली क्या होता है, देखिए ये एक पुली है मान लीजिए, और यहाँ इसको मैंने यहाँ से एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर दिया, रिजिड सपोर्ट से क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, और यहाँ से एक स्ट्रिंग बांध करके एक मास को पुल झुला दिया, हैंग करवा दिया, यहाँ से दूसरे मास को हैंग करवा दिया। इसको मान लीजिए आप M1 है, इसको मान लीजिए आप M2 है, और यहाँ पर जो M1 है इज़ ग्रेटर देन M2। तो क्या होगा, आप इस पर आप फोर्सेस को कैलकुलेट करो। जब आप फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या पाओगे कि M1 नीचे की ओर जा रहा है एक फोर्स की वजह से, जिसका नाम है M1G, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, और M2 भी नीचे की ओर जा रहा है जिसका नाम है M2G, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। और यहाँ पर एक टेंशन, स्ट्रिंग के ऊपर एक टेंशन जनरेट हो रहा होगा जिसको मैं बोलता हूँ T1, और यहाँ पर भी एक टेंशन जनरेट हो रहा होगा जिसको मैं बोलता हूँ T2। अब इस पूरे का मैं इक्वेशन लिखता हूँ। सबसे पहले अगर आपको एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आप सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, F नेट बाई M टोटल, M टोटल। तो F नेट क्या है, तो आप बोलोगे F नेट है M1G नीचे की ओर जाना चाह रहा है और M2G ऊपर की ओर जाना चाह रहा है, इसलिए मैंने बीच में माइनस का साइन दिया। और M टोटल क्या है, M1 M2। अगर इसको आप और सुधारो तो क्या हो जाएगा, ऐसे G चला जाएगा कॉमन, और ये क्या हो जाएगा M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2। ये एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हो सकता है पुली सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। अब मैं इसका एक इक्वेशन में लिखता हूँ जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी चीज़ों को समझने के लिए। इक्वेशन लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप देखिए इस वाले बॉडी पे ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि M1G नीचे जाना चाह रहा है, और इसे कौन रोक रहा है, M2G। M1D नीचे जाना चाह रहा है और इसको कौन रोक रहा है, M2G। या हम ऐसा कह सकते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूँ तो M1G नीचे जाना चाह रहा है और इसको रोक कौन रहा है, T1 रोक रहा है। और एक्स ये हो गया फोर्स, तो ये हो गया मास, ये हो गया एक्सेलरेशन, इस ए एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए T2 जो है वो ऊपर जाना चाह रहा है और उसको रोक कौन रहा है, M2G। आप यहाँ पर देखो इस वाले पे, अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि T2 जो है वो ऊपर जाना चाह रहा है, उसे रोक कौन रहा है, M2G। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, M2G M2A। अब मैं इस इक्वेशन को इक्वेट कर दूँगा। तो इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, अच्छा ये जो टेंशन है ये T1 ही होगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। चूँकि सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन जो है वो T1 ही होगा, टेंशन जो है वो क्या होगा, T1 ही होगा। तो मैं यहाँ पर भी T1 ही कर देता हूँ। तो देखिए ये T1 प्लस में, ये माइनस में, जो कट गया तो क्या बचा, M1G माइनस M2G इज इक्वल टू M1 प्लस M2, और ये ए को मैं कॉमन ले लेता हूँ।
तो ए क्या हो जाएगा हमारा, जी कॉमन m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2। तो अब आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला तो मैंने पहले ही ड्राइव कर रखा था, तो फिर से मैंने आपको इक्वेशन से क्यों सिखाया? मैंने आपको इक्वेशन से क्यों सिखाया? क्योंकि अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आप इक्वेशन के बिना हर बातों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको अब एक ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता हूँ, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, मान लीजिए कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये रहा। मैं जानता हूँ ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, मगर आपके बेनिफिट्स के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप लोग बने रहे, पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिए। तो नीचे ये किस फोर्स, अब यहाँ मान लीजिए एक्सेलरेशन ए है और यहाँ पर टेंशन टी है। अब आपको दोनों अगर पूछा जाए, टेंशन भी पूछा जाए और एक्सेलरेशन भी पूछा जाए, यहाँ भी टेंशन टी है। अब आपको अगर दोनों पूछा जाए, चूँकि दोनों टेंशन तो सेम ही है, आपको टेंशन भी पूछा जाए और एक्सेलरेशन भी पूछा जाए, तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर क्या होगा, ये 10 इंटू जी से इसको नीचे पुल कर रहा है, और ये भी 5 इंटू जी से ऊपर आ रहा है। मगर इक्वेशन को अगर आप नहीं लिखोगे तो आप एक्सेलरेशन तो आपको मिल जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, 10g माइनस 5g बाई 10 प्लस 5। तो क्या हो गया, 10g मतलब 100, 5g मतलब 50, 10 प्लस 5 बाई 15। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, 50 बाई 15। तो 5 तो 15, 5 तो 10। तो एक्सेलरेशन हो गया हमारा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अगर आपको टेंशन निकालना है तो टेंशन निकालने के लिए आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए। तो इक्वेशन लिखना मैंने आपको अभी भी सिखाया। क्या सिखाया कि आपको पहले यहाँ देखना है कि 10g को रोकना कौन चाह रहा है, टेंशन, और क्या होगा 10a, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है 10 है, मास क्या है 10 है। मैंने यहाँ पर मास को 10 ले लिया, तो मास 10, और फिर इस टेंशन को रोकना कौन जा रहा है 5g, और मास कितना है 5 है। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एक्सेलरेशन के लिए। चूँकि आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया है तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आप क्या करें, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू रखनी है इक्वेशन 1 पे, तो आप टेंशन पा जाओगे। नाउ पुट दी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑन इक्वेशन 1। तो आपको इक्वेशन 1 पे क्या रखनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 10g माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू 10/3, ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू था, जो कि मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आप समझो, 10g हो गया 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 100/3। इसको आप सुधार कर अगर लिखो तो 100 माइनस 100/3 इज इक्वल टू टी। 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा हमारा 100 इज इक्वल टू टी, जो कि ये सॉल्व हो आएगा 200/3 टी। 200/3 मतलब लगभग 200/3 कितना होता है हमारा, अगर आप 200/3 को अगर आप करना चाहो तो 3 से तो 180, तो आप क्या कर सकते हैं इसको कि 200/3 आप करना चाहो तो लगभग ये 66.66 के बराबर आ जाएगा हमारा आंसर। तो मैंने आपको यहाँ से टेंशन भी कैलकुलेट करना सिखा दिया, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना सिखा दिया। अगर आपको पुल्ली सिस्टम से कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए तो आपको ऐसे क्वेश्चंस अब परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इसे सॉल्व करना सिखा दिया है। पुल्ली सिस्टम आपको हो गया। अब मैं आपको स्प्रिंग सिस्टम भी सिखा देता हूँ। तो स्प्रिंग में क्या होता है आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मान लीजिए एक स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और नॉर्मली ये स्प्रिंग है, इसका नॉर्मल लेंथ है x। अब अगर मैंने इस स्प्रिंग को पुल करके मैं इसको लंबा कर गया, और x था मैंने इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, तो इसके ऊपर जो फोर्स स्टोर हुआ होगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में स्टोर हुआ होगा, और डायरेक्शन कुछ मैंने इधर फोर्स लगाया और ये फोर्स इस डायरेक्शन में गया होगा। तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने के लिए इस पर जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, -kx। जो फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, -kx, और इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी होगी 12
kx²। इन फॉर्मूलेज को आपको याद रखना है। इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ kx²। ठीक है। अब मैं अगर कहता हूँ कि दो स्प्रिंग अगर कनेक्टेड है आपस में ऐसे करके एक हुक लाइक स्ट्रक्चर से, तो एक के ऊपर अगर मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, अगर मैंने एक के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 100 न्यूटन का क्या लगाया है फोर्स, तो यहाँ पर अगर 100 न्यूटन शो करेगा तो यहाँ पर भी 100 न्यूटन ही शो करेगा। मैंने आपको ये भी बता रखा है। अब स्प्रिंग को हम लोग कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं स्प्रिंग को हम लोग? स्प्रिंग को हम लोग एक करते हैं सीरीज़ में कनेक्ट, दो स्प्रिंग को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, और एक करते हैं पैरेलल में कनेक्ट। मतलब एक स्प्रिंग को ऐसे किया कनेक्ट, फिर एक स्प्रिंग को ऐसे किया कनेक्ट। इसको बोलते हैं सीरीज़, इसको बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन, और इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो जो सीरीज़ कनेक्शन में जो इसका फॉर्मूला होगा इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट का, वो होगा 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 मानिए, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 मानिए, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट k1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2। तो जो इस वाले का भी k इक्विवेलेंट होगा, वो होगा k1 प्लस k2। तो मैंने आपको स्प्रिंग के भी काफ़ी फार्मूले करवा दिए हैं, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही जल्दी से। तो ये 1 2 3 4 आपको समझ रखना है। चलिए स्प्रिंग से क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ क्या बोला गया है। टू आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ बैलेंस S1 एंड S2 आर कनेक्टेड टू वन अनदर टू हेल्ड वर्टिकली सो इन फिगर। एक मास को वर्टिकल हेल्ड करने के लिए इन लोगों ने एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया। मास ऑफ 10 kg इज हैंगिंग फ्रॉम S1, S2 से 10 kg का एक मास हैंग कर रहा है। ठीक है। द रीडिंग ऑन S1 एंड S2 इज W1 एंड W2। S1 के ऊपर रीडिंग है W1 का और S2 के ऊपर रीडिंग है W2 का। तो ये दोनों क्या होंगे, W1 W2 का वैल्यू क्या होगा? देखिए दोनों ही 10-10 kg होगा, दोनों ही 10-10 kg होगा, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि इस पर भी 10 शो करेगा इस डायरेक्शन में और इस पर 10 शो करेगा इस डायरेक्शन में। मतलब ये इसको इधर पुल कर रहा है, ये इसको इधर पुल कर रहा है। हम लोग ऐसे करके इसको बोल सकते हैं। तो दोनों पे 10 kg शो करेंगे, तो ऑप्शन डी हमारा होगा सही आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मैंने आपको बता रखा है। NDA 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या बोला गया है? एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल है। व्हेन एन बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन एंड एक्सर्ट ए फोर्स एक्शन ऑन द बुलेट एंड द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन, उसको बोलते हैं रिएक्शन और रिकॉइल। मतलब जब एक बंदूक से गोली निकलती है तो गोली के ऊपर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोला जाता है एक्शन। और ये छोटा सा गोली ये क्या करती है, ये बंदूक के ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसे हम कहते हैं रिएक्शन। तो चूँकि गोली का वजन बहुत कम होता है इसलिए गोली बहुत तेज़ निकलती है, और बंदूक का वजन बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बंदूक थोड़ा धीरे पीछे जाती है। तो इसलिए ये जो बैक करने का जो वेलोसिटी है, इस बैक करने के वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। जो गन जो बैक कर रहा है इसे हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, और गन बैक करने के प्रोसेस को बोला जाता है गन रिकॉइल्स बोला जाता है। ठीक है। इसी तरह से देखिए एक सेलर जब बोट से बाहर की ओर आ रहा है तो ये बोट के ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है और बोट इसे सामने के ऊपर सामने एक धक्का लगा रहा है, जो यहाँ आप देख पा रहे हैं। व्हेन ए सेलर जंप आउट ऑफ ए बोट ही एक्सर्ट ए बैकवर्ड फोर्स ऑन द बोट, उसको कहेंगे एक्शन। एंड द बोट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द सेलर, इसको कहेंगे रिएक्शन। और सेलर जंप कर जाता है फॉरवर्ड की ओर। अब यहाँ पर अगर आप ऐसे करके अगर आप यहाँ पर ये करो, इस इक्वेशन को आप समझने की कोशिश करो कि गन और बुलेट का अगर आप ये करो तो जैसे हो गया, मैं ऐसा बोल सकता हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम एक बात समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। वो मोमेंटम इनिशियल और मोमेंटम फाइनल क्या रहेगा? हमेशा कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम इनिशियल या हम ऐसा बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। किसके लिए? बुलेट और गन के लिए। मोमेंटम क्या होता है? मास। तो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो अगर आपको मास वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है, जिसको रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो जाएगा? मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट बाय मास ऑफ गन। तो अगर आपको कभी रिकॉइल वेलोसिटी पूछा जाए तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। इसको मैं कहता हूँ रिकॉइल
वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर देख पाओगे कि मास ऑफ गन बहुत ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ गन को कम होना पड़ेगा, तब ये जो वैल्यू आएगा वो इसके इक्वल आएगा, क्योंकि मास ऑफ बुलेट तो ऑलरेडी बहुत कम है और वेलोसिटी ऑफ बुलेट बहुत ज़्यादा है, तो ये दोनों मिलकर के एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं, मगर इनको भी एक दूसरे को बैलेंस करना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ गन को कम ही होना पड़ेगा दोनों को इक्वल होने के लिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या बोला गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। क्या बोला गया है, ए मैन ऑफ वेट 70 kg इज कमिंग डाउन इन ए लिफ्ट, इफ द केबल ऑफ द लिफ्ट ब्रेक सडनली द वेट ऑफ द मैन शुड बिकम। तो इंसान का वेट क्या लगेगा, मास तो देखिए सेम रहेगा, मास जो है वो सेम रहेगा, मगर उसका वेट उसे क्या फील होगा अगर लिफ्ट की जो डोर है, लिफ्ट का जो स्ट्रिंग है अगर वो टूट जाए, तो उस पर्सन को अपना मास क्या लगेगा। तो क्या उसे वो वेटलेस लगेगा, मतलब कि उसको लगेगा कि वो बिल्कुल हल्का है और वो मतलब ऊपर से गिरता जा रहा है, ऐसा लगेगा कि कैसा लगेगा। देखिए अगर स्ट्रिंग अगर कट जाए तो वो जी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, अगर वो जी और उसका एक्सेलरेशन दोनों सेम है तो उसको फील होगा कि उसके पास कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है और उसके ऊपर फोर्स जो है वो जीरो लगेगा, तो उसको बिल्कुल वेटलेसनेस फील होगा, उसका जो वेट है वो बिल्कुल ज़ीरो फील होगा। ठीक है, ये एनडीए 2016 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले यहाँ पर एक बैलून का एग्जांपल दिया गया है न्यूटन्स थर्ड लॉ से। व्हेन एयर फिल विद द बैलून इज रिलीज द फोर्स ऑन द एयर कमिंग आउट ऑफ द बैलून इज एक्शन, और इसका वजह से बैलून के ऊपर फोर्स लगता है एयर के द्वारा, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन, जिससे बैलून ऊपर चली जाती है। सेम एज रॉकेट में भी होता है, रॉकेट जब फायर किया जाता है तो रॉकेट के जो बर्निंग गैस है वो एक एक्शन की तरह लैंड पे धक्का मारते हैं, एग्जर्ट करते हैं एक फोर्स, और वो गैस उस पर एक ऑपोजिट फोर्स देता है, जिसकी वजह से रॉकेट जो है वो सरफेस से ऊपर उठ जाती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है। ठीक है, चलिए ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का कुछ एग्जांपल है जो कि आप खुद से भी पढ़ के समझ पाएंगे इसको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग आगे चले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि मैंने आपको अभी बुलेट से समझा दिया कि कोलिजन के पहले का कंजर्वेशन, कोलिजन के बाद का कंजर्वेशन बिल्कुल सेम होता है, तो उसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इक्वेट कर सकते हैं। मैं इसको आपको समझा देता हूँ क्या है ये। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन को करवाने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन से उसको सॉल्व कराता हूँ, फिर मैं उस इक्वेशन को भी करवा दूंगा। द इम्पल्स ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो क्या बोला गया, द इम्पल्स ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द, जो इम्पल्स होता है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बीच में, तो आप टाइम को अगर आप क्या कर लो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बीच में, तो आप फोर्स को क्या करो, फोर्स को ऐसे लिख दो मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम, और यहाँ पर एक टाइम, तो ये टाइम से टाइम कट गया, तो आप क्या कह सकते हो कि आप इम्पल्स को आप कहीं ना कहीं, इम्पल्स को आप क्या कह सकते हो, इम्पल्स को आप कहीं ना कहीं चेंज इन मोमेंटम के इक्वल ही कह सकते हो, तो ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था एनडीए में। टू बॉडीज ऑफ ए एंड बी आर मूविंग विथ इक्वल वेलोसिटीज़। ठीक है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है जो इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। द मास ऑफ द बी इज़ डबल देन ए, जो मास ऑफ बी है वो डबल है, मान लेता हूँ इसका 2m है और ये m है। इन इट कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, आपको ये ढूंढना है। चलिए, बोला गया मोमेंटम ऑफ बी विल बी डबल ऑफ ए। अगर वेलोसिटी दोनों का सेम है, इक्वल वेलोसिटी है v और v, तो बिल्कुल मोमेंटम इसका क्या होगा 2mv और इसका क्या होगा ओनली mv। तो आप देख पा रहे हो कि a की जो मोमेंटम है वो कम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू b के मोमेंटम से, तो बात तो सही है। मोमेंटम ऑफ a विल बी डबल, नहीं ये इसका हाफ होगा। मोमेंटम ऑफ v 4 टाइम नहीं, डबल होगा। विल बी इक्वल, दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। बहुत ही आसान सा आंसर, आसान सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ क्या बोला गया। 1 डाइन इज इक्वल टू, मैंने आपको बता रखा है कि 1 डाइन जो है ये सीजीएस यूनिट है फोर्स का, वो होता है 10⁻⁻5 न्यूटन, या फिर आप दूसरे शब्द में ऐसा बोल सकते हो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन। ये हमारा हो गया आंसर। तो
ऑप्शन डी के साथ ये मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, इस क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें से फॉलोइंग फोर्स इज नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव। इसको मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव टाइप के फोर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो एनडीए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी के साथ हमारा सभी क्वेश्चन समाप्त होता है। तो बहुत ही लंबा वीडियो चला गया है। जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोलिजन है उसको मैं किसी और लेक्चर में छोटा सा एक टॉपिक ले लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा चला गया है। फोर्स को हमने डिटेल में समझा। अगर हम इसे डिटेल में नहीं समझते तो काफ़ी दिक्कतें होती एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपने देखा है कि हर एक पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो किसी भी पार्ट को आप स्किप करके एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको डिटेल में ही पढ़ के जाना होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह से डिटेल में मैं हर एक चैप्टर को पढ़ाऊँगा। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये फुल कोर्स है जो कि आपको परचेज़ करने होते हैं। मैं इसको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब में डाल रहा हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी इसका बेनिफिट ज़रूर उठाइए, अपने दोस्तों में भी फैलाइए, सभी के साथ शेयर कीजिए। और भी डिटेल्स वीडियोस आने वाले हैं, तो विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये सभी नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और डिटेल में पढ़ने के लिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। मोबाइल ऐप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमसे ऑफलाइन में जुड़ने के लिए हमारे टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने बड़े वीडियो को टाइम दिया, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और भी अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ और आपका और भी बेनिफिट्स कर पाऊँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। Thank you for learning with Vivaswan Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.